हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में क्या फर्क है। जनरली क्या होता है कि जब भी आप कंप्यूटर साइंस में खास तौर से अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो आपको सभी फर्स्ट ईयर से एडवाइस करते हैं कि बेटा अगर आपको एक अच्छा पैकेज चाहिए तो आप डीएसए को सीखना स्टार्ट कर दो। तो कई बच्चे जो बहुत जागरूक होते हैं फर्स्ट ईयर से ही चालू कर देते हैं, कई सेकेंड ईयर से स्टार्ट करते हैं, कई लोग थर्ड ईयर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन कई लोग तो स्टार्ट ही कर देते हैं, उनको पता ही नहीं रहता यार कि जो स्टार्ट आपने किया है वो सही पाथ है कि नहीं है। तो आप ऑनलाइन कौन सा पाथ कितना सही है कितना गलत है आप इसको चेक तो कर नहीं सकते, आपके पास अनुभव ही नहीं है, पहली बार आप पढ़ रहे हैं। तो आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम को परसू करें और क्या एक सही क्रम होता है इन चीजों को पढ़ने के लिए और क्या डिफरेंस है इनमें। ठीक है, तो एक बात तो कंफर्म है बिना किसी डाउट के कि किसी भी प्रोग्रामिंग को अगर अपनी आपके लॉजिकल स्किल को स्ट्रेंथन करना है, मतलब अपनी लॉजिकल स्किल को बेहतर करना है तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़ना पड़ेगा। अच्छे अच्छे रिसर्चर से बात कहते हैं कि अगर अपनी लॉजिकल स्किल को मतलब प्रोग्रामिंग को स्ट्रांग करना है तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़ना पड़ेगा। तो कैसे पढ़ें भाई, आओ बताते हैं। देखो, जब आप सेकेंड ईयर में होते हो ना तो सेकेंड ईयर में आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इस सब्जेक्ट में आपको ये पढ़ाया जाता है कि डिफरेंट तरह के डेटा को कैसे आप अरेंज करें। तो वो लीनियर अरेंजमेंट होता है, नॉन लीनियर अरेंजमेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैक या क्यू या ट्री या ग्राफ। ये जो हमारे सारी चीजें जैसे स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, ये हमारे कैसे अरेंजमेंट है, लीनियर नॉन लीनियर अरेंजमेंट है। मतलब डेटा को आप एक खास तरीके से रखना सीख जाते हो, रखने के बाद उसमें डेटा को सर्च करना सीख जाते हो, उनको अरेंज करना सीख जाते हो। ठीक है, तो ये सारी टेक्निक हम लोग अपने पढ़ते हैं सेकेंड ईयर में कि डिफरेंट तरह के डेटा को कैसे रखें, कैसे मैनेज करें। तो ये इसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर, ये आप पढ़ते हैं सेकेंड ईयर में। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज से जब बेस बना तो फिर आपने क्या पढ़ा, डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर में सी लैंग्वेज से जनरली पढ़ाया जाता है, तो डेटा स्ट्रक्चर में आपको डेटा को अरेंजमेंट करना आ जाता है। ठीक है, अब आती है कि यार उसको और बेहतर ढंग से कैसे मैनिपुलेट कर सकें। और बेहतर ढंग से डेटा को मैनिपुलेशन के लिए हमारे पास फिर थर्ड ईयर में आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं डिजाइन एनालिसिस एल्गोरिदम, जिसको बोलते हैं DAA, या इसी को बोलते हैं एल्गोरिदम। जो एल्गोरिदम आप पढ़ते हैं असल में उस सब्जेक्ट का नाम है डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिदम। ठीक है, इस सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट में सबसे पहले आप पढ़ते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि थर्ड ईयर तक आते आते भाई काम तो हो ही रहा था, जैसे किसी काम को, जैसे हमने कहा कि यार एक काम हो रहा था वो उतने अच्छे से नहीं हो रहा था, उसको और अच्छे से करना है। कहने का मतलब कि एक काम हो रहा था n स्क्वायर टाइम में, मतलब n को समझो कि एक यूनिट है तो n स्क्वायर टाइम में हो रहा था। अब हमने कहा नहीं यार उस काम को मुझे n बार में करके दिखाओ, तो इसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब हमने कहा कि यार किसी काम को और अच्छे से और ऑप्टिमाइज तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस बात को पढ़ते हैं। ठीक है, इस बात को पढ़ने के बाद तमाम जो टॉपिक्स होते हैं एडवांस टॉपिक जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी अप्रोच, इसके तमाम वेरिएशंस, इसकी तमाम प्रॉब्लम्स आप यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर बैक ट्रैकिंग पढ़ते हैं, क्वीन पढ़ते हैं, स्ट्रिंग परम्यूटेशन पढ़ते हैं, और भी तमाम रेड ब्लैक ट्री, और यहाँ पे सॉर्टिंग टेक्निक भी कुछ पढ़ाई जाती हैं, उनकी एनालिसिस पढ़ाई जाती है। तो तमाम चीजों को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं जो हमारा एल्गोरिदम है। तो क्या पढ़ा हमने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा कि एलिमेंट को कैसे अरेंज करेंगे और उसको और बेहतर ढंग से कैसे मैनेज करेंगे, टाइमिंग का ख्याल कैसे रखेंगे। मतलब ये जो सारी चीजें हैं ना, जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी अप्रोच, बैक ट्रैकिंग, ये सारे जो एल्गोरिदम है ना, ये सारे एल्गोरिदम क्या करते हैं कि ये सारे टाइमिंग पे फोकस है। मतलब ये जो सारा एल्गोरिदम का कि किसी भी काम को और बेहतरीन ढंग से आप कैसे कर सकते हैं। तो जब आप एल्गोरिदम पढ़ते हैं तो वहां पे टाइमिंग का खेल आता है, और ये पूरा एक सब्जेक्ट है। मतलब जैसे डेटा स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट था वैसे एल्गोरिदम भी एक सब्जेक्ट है। जब ये दो सब्जेक्ट आप पढ़ लेते हैं तब फिर तीसरी चीज की बात आती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब मसला आता है कि भाई ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है क्या। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मतलब, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक तरीके की टेक्निक है जो उन कंसेप्ट को यूज करके, जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग को यूज करके, बाइनरी सर्च को यूज करके, बैक ट्रैकिंग को यूज करके रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। क्योंकि किसी भी कंपनी में जब आप जाएंगे ना तो असल में वो प्रॉब्लम जो आपने पढ़ी है ना, जैसे आपने जो अभी यहाँ पढ़ी, ये प्रॉब्लम एज इट इज बहुत कम आती है, लेकिन ये बेस प्रॉब्लम है। बेस का मतलब इस पे सैकड़ों प्रॉब्लम है, ये बेस प्रॉब्लम है। ठीक है, एज इट इज नहीं आएगी, इसके क्या आएंगे, इसके आएंगे वेरिएशंस।
तो उसी वेरिएशंस को जो सॉल्व करने की जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो एक बात समझ में आ गई होगी कि पहले कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ें, फिर उसके बाद बहुत जरूरी है कि हम एल्गोरिदम पढ़ें। जब हम इन दो चीजों को पढ़ लेते हैं तब आती है बात किसकी, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की। और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आप देखेंगे तो कुछ भी अलग से नहीं है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, इसमें मतलब रियल लाइफ। अच्छा, इसके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होंगे स्टेट नहीं होंगे कि दिए गए एरे में से नंबर ढूंढो, वो कहानी के फॉर्म में होंगे, ठीक है। और वहां पे टाइमिंग पे फोकस किया गया होगा यार कि अगर कोई काम n बार में हो जाता है तो उसको log n में करो। n log n, अगर आप बिगिनर होंगे शायद नहीं समझ रहे होंगे, मतलब कुल मिलाकर कैसे समझिए कि किसी काम को जैसे थोड़ा टाइम लग रहा था, हमने कहा उसे थोड़ा और जल्दी करो, है ना। उसी तरीके से स्टैक आपने पढ़ा डेटा स्ट्रक्चर में, अब हम करें कि स्टैक की रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है। आपने क्या पढ़ा, हीप पढ़ा, तो कहा हीप की रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। आपने पढ़ा ट्री, तो ट्री की रियल लाइफ की प्रॉब्लम, ग्राफ की रियल लाइफ की प्रॉब्लम, जो नैपसैप आपने पढ़ा 01 नैपसैप, तो उसकी रियल लाइफ की प्रॉब्लम, फ्रैक्शनल नैपसैप की रियल लाइफ की प्रॉब्लम। तो जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं उसकी रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व यहाँ पे आपको करना है, किसके अंदर, सीपी के अंदर। और यही क्वेश्चंस फिर किसी भी कंपनी में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ अलग टॉपिक भी होते हैं जो सीपी के अंदर पढ़े जाते हैं, जैसे बिट मैनिपुलेशन, आपने बिटवाइज ऑपरेटर्स को पढ़ रखा होगा, उन पे तमाम क्वेश्चंस बनते हैं जिसको बिट मैनिपुलेशन हम लोग बोलते हैं। एक कंसेप्ट आता है स्लाइडिंग विंडो, एक कंसेप्ट आता है टू पॉइंटर्स। इस तरह के छोटे छोटे तमाम कंसेप्ट हैं जो सीपी के अंदर हम लोग अलग से फोकस करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि अगर आपको सीपी पढ़ना है, अगर आपको कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ाने को कह रहा है और अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिदम सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है तो रुक जाइए, पहले डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम को पढ़िए, तब सीपी की तरफ आप जाएंगे, तब फिर आपको चीजें बेहतर ढंग से समझ में आएगी। अदरवाइज आजकल क्या हो गया मार्केट में कि आओ डीएसए पढ़ाता हूं, तो अगर आपने सी कायदे से आपको आती नहीं, डीएसए का कोर्स आपने परचेज कर लिया, अब इससे क्या नुकसान होगा, इससे नुकसान होगा कि आपका चूंकि फाउंडेशन ही आपको नहीं पता। जब आपको फाउंडेशन ही नहीं पता तो फिर आपका वो जो पैसा जो आपने लगाए हैं उस पर्टिकुलर कोर्स पे, वो पैसा आपका बर्बाद होना ही है, ठीक है। इसलिए पहले फाउंडेशन बनाएं, पहले डेटा स्ट्रक्चर पढ़ें। अगर आपको खुद से करना भी है तो फिर अपने से आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की बेसिक थियरी को पढ़ें और तब जाकर के आप सीपी को पढ़ें, तो फिर आपकी समझ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी इस चीज को लेकर के। मेरे ख्याल से जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।